हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हों। तो आज का मेरा क्लास है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज के क्लास में हम देखेंगे ना कि पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिक समझेंगे, मेन आधार जो है उसको समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। इसलिए इस वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा और आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, क्लास 12 का जो अकाउंट्स है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में? दो भाग में। तो पहला कौन सा है? पहला पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेकेंड है कंपनी अकाउंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को समझना। तो सबसे पहले मेरा पहला चैप्टर साझेदारी फर्मों का लेखांकन एवं आधारभूत अवधारणा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप फॉर्म का फंडामेंटल समझेंगे। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हमको ये जरूरत है ना कि पार्टनरशिप होता क्या है, साझेदारी क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संस्था को चलाने के लिए सहमत होते हैं और अपना लाभ हानि में हिस्सा लेने के लिए सहमत होते हैं तो वो क्या कहलाता है? साझेदार फॉर्म कहलाता है। वो क्या क्या करेगा, ध्यान दीजिए, उसी का ही इसमें आप पूरे समझ जाइए साझेदार की विशेषता में, साझेदार के फीचर में कि क्या क्या होना जरूरी है। समझ गए कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, वन पर्सन कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहला सकता है, वो एकाकी व्यापार कहलाएगा। कोई एक व्यक्ति हो और कहेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म है मेरा, तो रॉन्ग, वो नहीं हो सकता है। हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। तो चलिए पार्टनरशिप फॉर्म का हम फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर है, क्या क्या विशेषता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म तभी कहलाएगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा। ठीक समझ गए? दो या दो से जिस फॉर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? वो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। समझ गए? अब आई होप कि कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, हो रहा होगा। तो चलिए अनुबंध या समझौता। देखिए क्या होता है ना, सपोज दैट मेरा कोचिंग चल रहा है, मैंने अपने 5 फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप डील करके मैं कोचिंग चला रहा हूँ। क्या मानो कि 5 साल के बाद कुछ मैटर हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, तो किसके पास इतना टाइम है कि वो मैटर सॉल्व करे? इससे चलो फ्यूचर का ना सोच करके ना, तो शुरू में अनुबंध या समझौता मतलब उसका ना लिखित तौर पे बना लेता है। देखिए आपका पार्टनरशिप मेरे साथ 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, उसके बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? अनुबंध या समझौता होना चाहिए। अब देखिए वैधानिक व्यवसाय, अब जब भी कोई कोचिंग खोलिएगा, कंपनी चलाइएगा, तो उसका क्या पर्पस होता है? किसी भी संस्था का, किसी भी बिजनेस का सबसे फर्स्ट पर्पस होता है हमको लाभ कमाना। क्या हम हानि करने के लिए हम कोई बिजनेस खोल सकते हैं? नहीं, मेरा पहला पर्पस है लाभ कमाना। तो मेरा वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं। ठीक समझ गए? लीगल होगा तभी तो हमको फायदा मिलेगा, अनलीगल में तो फायदा मिलता है, लाभ अत्यधिक मिलता है, बट लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए आपको लाभ, तो वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। सेकंड है लाभ कमाना एवं लाभ विभाजन। देखिए कंपनी का हमेशा पर्पस होता है लाभ कमाएगा, पार्टनर मिलके, एंड लाभ का समान अनुपात में विभाजन करेगा। ओके, उसके बाद देखिए संचालन। देखिए संचालन जो होता है ना पार्टनरशिप फॉर्म में, वो सबके द्वारा होना चाहिए, सबके सहमति से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालन होना चाहिए। ना कि कोई कहे कि हम संचालन करेंगे, तो ऐसा पार्टनरशिप कंडीशन वहां बिगड़ जाएगा। वहां पे लिखित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए संचालन जो है ना सबके सहमति से, या सब संचालन करेगा या सबके सहमति से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। मान लीजिए कोई सहमत नहीं है तो उसके द्वारा संचालन नहीं किया जाएगा। ठीक, सदस्य से अलग अस्तित्व नहीं। देखिए क्या होता है ना पार्टनरशिप फॉर्म में ना, जो सदस्य जो पार्टनर बना हुआ है, उस पार्टनर से जब अलग हो जाएगा ना तो उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा फॉर्म से। उसके बाद एक असीमित दायित्व। जैसा कि आप सभी जानते होंगे ना कि 1% कंपनी में ना अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, सारा लायबिलिटीज होता है। उसी तरह पार्टनरशिप फॉर्म में भी लायबिलिटीज होता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि पार्टनरशिप मेरे पास 10 पार्टनर है तो 10 9 समझे ना, 9 पार्टनर है वो लायबिलिटी लेना, मैं क्यों लायबिलिटी, ऐसा नहीं होता है। आपको भी लायबिलिटी होगा और वो भी लिमिटलेस होगा। ऐसा नहीं कि आपको लिमिट से लायबिलिटी मिलेगा। तो समझ के आपको कहीं को कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम समझेंगे ना कि एक आदर्श जो होता है, एक आइडियल पार्टनरशिप में क्या क्या विशेषता होना चाहिए, क्या क्या विशेषता होना चाहिए। तो देखिए पहला विशेषता होना चाहिए ना कि वो पारस्परिक भरोसा होना चाहिए, यानी कि भरोसे वाला पार्टनरशिप हो। क्या जिसपे आपको भरोसा नहीं किया उसके साथ पार्टनरशिप अच्छा रहेगा? आपका नहीं रहेगा अच्छा। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपका क्या होना चाहिए? भरोसे वाला होना चाहिए, और व्यवहार में ईमानदारी होना चाहिए। सेकंड है एक विशेषता, यानी कि क्या मैं बता रहा हूँ कि एक आदर्श पार्टनरशिप में ये सब
क्वालिफिकेशन मेरिट होना चाहिए कि ये सब क्या क्या होना चाहिए मेरिट। तो पहला है कि वह पारस्परिक भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए सामने वाला पार्टनर पे, ठीक, वो ईमानदार होना चाहिए। और उसके बाद क्या है ना, सही एवं उचित लेखा करे। जो मेरा पार्टनर है मेरे अनुपस्थिति में वो कंपनी का जो लेन देन हुआ उसका सही एवं उचित लेखा करे। और उसके बाद क्या है ना कि सही खाते का सूचना प्रदान करे। सही खाते जो मेरा एक्सपेंस हुआ, जो मेरा लॉस हुआ, उसका सही सही सूचना प्रदान करे। तो ये सब क्या हुआ, एक आइडियल में हुआ, जो अच्छा साझेदार में जो गुण होना चाहिए, जो मेरिट होना चाहिए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जो एक साझेदार को क्या क्या अधिकार होना चाहिए, क्या क्या उसको फर्ज होना चाहिए, कि उसको क्या क्या मिलना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या क्या उसका अधिकार होना चाहिए। तो उसका पहला अधिकार है ना कि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी कंपनी से रिलेटेड मैटर हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसमें उसको भाग लेने का अधिकार हो। ना कि यहाँ पे कुछ चला कि नहीं मैं समझूंगा तुम नहीं समझोगे, ऐसा नहीं है। जब पार्टनरशिप है तो उसका भी अधिकार बराबर इक्वली है कंपनी से रिलेटेड किसी भी समस्या में भाग लेने का। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड सभी मामले में अपनी राय रखने और सुनने जाने का अधिकार है। देखिए कंपनी का कोई भी मामला हो, कोई भी मैटर हो, उस सब में वो इन्वॉल्व होगा, अपना अधिकार अपना सभी मामले में इन्वॉल्व होगा और वो अपना विचार प्रकट करेगा कि हाँ भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या होना चाहिए अधिकार, पुस्तक को देखने का अधिकार होना चाहिए। हाँ ये भी अधिकार होना चाहिए कि जो पुस्तक मेंटेनेंस हो रहा है ना वो सही हो रहा है कि नहीं। कोई पार्टनर चाह रहा है देखने के लिए तो वो देख सकता है, उसका अधिकार है देखने का। तो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी कंपनी में जो ज्वाइनिंग करे, पार्टनरशिप बनेगा ना, तो उसका पर्पस ये होता है कि हम भी लाभ में हिस्सा प्राप्त करें। कोई भी ऐसा पार्टनरशिप नहीं हो सकता है ना जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का पर्पस नहीं हो। मेन पॉइंट है, इसलिए कैसे इसको मिस कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, उसका भी हक है, उसका भी फर्ज है कि उसको जो कंपनी से लाभ हो रहा है उसमें हिस्सा प्राप्त हो, लॉस भी हो रहा है तो उसमें भागीदारी हो। अगर वो कंपनी को लोन दे रहा है तो उसको ब्याज मिलेगा। तो ये सब क्या था ना, ये सब साझेदार का अधिकार है, ये सब साझेदार का राइट है। पार्टनरशिप का जो पार्टनर है उसका राइट है। उसके बाद देखते हैं हम अगला टॉपिक में। तो देखिए जैसे बताया अनुबंध या समझौता, अगर अनुबंध या समझौता बना हुआ है तो अच्छी बात है, तो सब कुछ जो बना हुआ है जो लिखा हुआ उसी पे होगा जो समझौता हुआ है। अगर नहीं मौखिक है, लिखित नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या क्या किया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले ये है ना लाभ विभाजन का अनुपात। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है उस कंडीशन में लाभ का किस तरीके से विभाजन होगा, किस अनुपात में होगा। तो देखिए लाभ हानि का विभाजन अनुपात समान होगा। जब अगर पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन लाभ हानि का क्या होगा, समान अनुपात में विभाजन होगा। सेकंड देखिए पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदार के ऋण पर ब्याज, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। हानि की दशा में हो या लाभ की दशा में हो, ऋण का जो भुगतान है, जो ब्याज है, वो दिया ही जाएगा। ये सब किस कंडीशन है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना रहेगा। तो फोर्थ टॉपिक क्या है, तो 4 नंबर में देखिए क्या दिए हुआ है कि आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उस भी कंडीशन में साझेदार द्वारा जो आहरण किया हुआ है, ड्राइंग किया गया है, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो 0.5 देखते कि 0.5 में क्या दिए हुआ है। तो 0.5 में है साझेदार के वेतन एवं कमीशन। किसी भी साझेदार को फॉर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन या अन्य प्रेशर में कमीशन नहीं दिया जाएगा। देखिए साझेदार जो होगा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो फॉर्म में जो काम कर रहा है तो ना उसको कमीशन दिया जाएगा ना ही अलग से वेतन दिया जाएगा। जो लाभ एवं हानि होगा उसमें समान अनुपात से हिस्सा मिलेगा। तो चलिए इसका जो मेन बेसिक है समझ गए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अगले वाला पॉइंट अपलोड किया जाएगा। तो आई होप अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक अकाउंट्स का फुल ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फुल ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलिए समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपका अच्छा से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, इस जो क्वेश्चन में कर रहा है ना इसका साझेदारी संलेख में कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, ये अपना मन से किया हुआ है। तो आप बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए मोहन एक सक्रिय साझेदार और प्रति वर्ष 10,000 वेतन की मांग करता है। तो क्या एक जैसा कि पहले ही बता दिए हैं
कि जो साझेदार होता है ना उसे वेतन मिलता है ना उसे सैलरी मिलता है। तो क्या होगा इसका, ये जो मोहन है यहाँ पर गलत है, मोहन का दावा गलत है। मोहन वेतन पाने का अधिकार नहीं है। क्या है, ये मोहन जो दावा कर रहा है ना, ये मोहन का दावा गलत है और मोहन वेतन पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम देखे हैं कि साझेदार को न वेतन मिलता है न कमीशन पाने का उसका अधिकार रहता है। तो देखिए सेकंड में क्या कर रहा है ना, श्याम ने फर्म को ऋण दिया और वह ऋण पर 10% की वार्षिक की दर से ब्याज मांगता है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। उसको 10% की वार्षिक की दर से ब्याज नहीं मिलेगा। उसको कितना परसेंट की दर से मिलेगा? तो 6% की वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा मोहन को। तो चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या कर रहा है। मोहन और श्याम ने पूंजी के रूप में करण से 20,000 और 50,000 फंड में लगा रखे हैं। मोहन चाहता है कि लाभ में विभाजन बराबर हो। देखिए दो है, दो तरह का अमाउंट लगा है, एक लगा है 20,000 और एक लगा है 50,000, और बोल रहा है कि दोनों का लाभ विभाजन का जो अनुपात हो वो समान हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो इससे पहले वाले हमने देखा है कि जब एग्रीमेंट नहीं बना रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है, समान अनुपात में लाभ हानि का विभाजन होता है। तो जो मोहन जो डिमांड कर रहा है ना वो सही होगा, वो सत्य होगा, वो राइट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, श्याम की जो मांग है ना वो श्याम की मांग सही है। दोनों को बराबर बराबर अनुपात में लाभ हानि मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले देख चुके हैं ना कि अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ हानि का जो विभाजन होगा समान अनुपात में होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो में साझेदार की पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो प्लीज़ कमेंट